Hello everyone. In this video I will discuss some important topics for your NET psychology exam and ये जितने भी topics मैंने यहाँ पे select करे हुए हैं वो टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली कहीं ना कहीं से इन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपको इन टॉपिक्स से अक्सर ही हर पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सो कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड आई एम कंसिडरिंग ऑल दीज टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट इज 4 शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट के 4 शेड्यूल होते हैं। इसको लोगों को याद रखने में प्रॉब्लम होती है। सो है आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन रिमेंबर दीज कि फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, सी यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे है आपका फिक्स्ड एंड इंटरवल, ठीक है, वेरिएबल एंड रेशियो। ये 4 वर्ड्स हैं। इन्हीं 4 वर्ड्स को मिला जुला के ये सारे आपके बने हैं। तो सी, वेरिएबल का मतलब होता है वो चीज़ जो वराई करे, जो फिक्स ना रहे। ठीक है, कुछ भी जो फिक्स ना रहे उसको बोलेंगे हम वेरिएबल। फिक्स्ड का मतलब जो फिक्स्ड रहे। इंटरवल का मतलब है टाइम, ठीक है, और रेशियो का मतलब है हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है, अब आपको मीनिंग समझ में आ गई है सबकी। तो अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि फिक्स्ड इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे टाइम फिक्स्ड हो। जब रीइंफोर्समेंट एक फिक्स्ड टाइम के बाद मिले उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड इंटरवल। वेरिएबल इंटरवल जहाँ टाइम फिक्स ना हो, अलग अलग वेराइटी ऑफ टाइम पे हमें रीइंफोर्समेंट मिले, वो हो जाएगा हमारा वेरिएबल इंटरवल। फिक्स्ड रेशियो जहाँ पे फिक्स्ड रिस्पॉन्स के बाद हमको रीइंफोर्समेंट मिले। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल रेशियो जहाँ अलग अलग वेराइड रिस्पॉन्सेस के बाद हमको मिले, कभी 4 के बाद, कभी 5 के बाद, कभी 6 के बाद, कभी 0 के बाद, तो अलग अलग हमें रिस्पॉन्स करने के बाद रीइंफोर्समेंट मिले, दैट इज वेरिएबल रेशियो। इसके बाद पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट। बेसिकली आगे आपको ये समझने में आसानी होगी, ये पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट एक्सेट्रा। तो इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है समझना पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट बेसिकली क्या है। पनिशमेंट हमेशा बिहेवियर को कम करता है, ठीक है, बी इट पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। रीइंफोर्समेंट हमेशा बिहेवियर को इंक्रीज करता है, चाहे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो। अब अगर आप किसी को पनिश कर रहे हो तो उसको पनिश करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि एक बुरी चीज़ ऐड कर दो, जो सबसे कॉमन है कि हम थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है, बच्चों को, या उनको कोई सज़ा दे देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा बर्डन दे देते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं। ये तरीके होते हैं पनिशमेंट देने के। अब अगर आप किसी से अच्छी चीज़ उसकी ले भी लो, उसका फ़ोन छीन लो, उसका कोई फेवरेट टॉय छीन लो, उसको फेवरेट डिश ना मिले, तो ये भी तो उसके लिए एक पनिशमेंट है ना। तो पनिशमेंट 2 तरह से दी जा सकती है, एक तो किसी बैड थिंग को ऐड करके या किसी गुड थिंग को रिमूव करके। रीइंफोर्समेंट भी सेम 2 तरह से दी जा सकती है, एक तो किसी अच्छी चीज़ को ऐड करके, ठीक है, शाबाशी देके, तारीफ करके, कोई उसका फेवरेट टॉय देके, और या तो उसको कोई बैड थिंग है जो उसको करना पसंद नहीं है, उसके पास ऑलरेडी है, उसको उससे वापस लेके। जैसे कि हम उससे कह दें कि जैसे अगर मान लीजिए उसको कमरा साफ़ करना था तो हम उससे कह दें आज तुम घर है, तुम्हें कमरा साफ़ नहीं करने की ज़रूरत है, तो ये भी तो एक रीइंफोर्समेंट हुआ उसके लिए। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन, जिसको हम पॉजिटिव पनिशमेंट बोलते हैं। पनिशमेंट बाय रिमूवल, जिसको नेगेटिव पनिशमेंट या ओमिशन ट्रेनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन, पॉजिटिव पनिशमेंट का क्या मतलब हुआ। ऐड कर रहे हो आप समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है, और गेटिंग अ स्पैंकिंग फॉर डिसोबेइंग, ये उसका हो गया एक एग्जाम्पल। सी, अब इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि 2 वर्ड्स को ध्यान में रखकर, एक आपका हो गया पनिशमेंट, ठीक है, उसके बाद ये कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव पनिशमेंट की यहाँ पे हम बात करें तो वो पॉजिटिव है, इसलिए आप याद रखो कि ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद पनिशमेंट है, ठीक है, तो ऐड क्या करना है, अनप्लेजेंट चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव चीज़ ऐड कर दोगे, एक प्लेजेंट चीज़ ऐड कर दोगे, तो वो तो रीइंफोर्समेंट हो गया ना। तो ये 2 वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं कि पॉजिटिव की बात हो रही है या नेगेटिव की, पनिशमेंट की बात हो रही है या रीइंफोर्समेंट की। अगर पॉजिटिव की बात हो रही है, ठीक है, तो वो ऐड हो रहा है, पनिशमेंट की बात हो रही है तो कुछ अनप्लेजेंट ऐड होगा। गॉट इट। उसी तरीके से यहाँ पे आपका नेगेटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव है, इसका मतलब कुछ चीज़ रिमूव कर रहे हैं, इस तरह से याद रख लीजिए। पनिशमेंट है तो कुछ प्लेजेंट ही रिमूव करेंगे। ठीक है, अगर हमने अच्छी चीज़ को, मतलब अनप्लेजेंट चीज़ को अगर हमने रिमूव कर दिया तो वो रीइंफोर्समेंट में आ जाएगा। गॉट इट। तो लूजिंग अ प्रिविलेज, एग्जाम्पल गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया रिमूविंग समथिंग प्लेजेंट, कोई एक अच्छी चीज़ थी उसको रिमूव कर दिया, तो ये हो गया आपका नेगेटिव पनिशमेंट।
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है, पॉजिटिव की बात हो रही है यानी हमें कुछ ऐड करना है, रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है यानी कुछ प्लेजर ही हम ऐड करेंगे, कुछ अच्छी चीज को ऐड करेंगे। तो गेटिंग अ गोल्ड स्टार फ्रॉम अ गुड बिहेवियर इन स्कूल, ठीक है, गुड बिहेवियर के लिए स्कूल में गोल्ड स्टार मिलना। तो ऐड कर रहे हो आप, क्या ऐड कर रहे हो, एक प्लेजरेबल चीज ऐड कर रहे हो, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव है तो रिमूव करना है, रीइंफोर्समेंट है तो अनप्लेजेंट चीज को रिमूव करना है, ठीक है। स्टॉपिंग एट अ रेड सिग्नल टू अवॉइड गेटिंग इन एन एक्सीडेंट, ठीक है, अगर आप रेड सिग्नल क्रॉस कर दोगे यू माइट हैव एन एक्सीडेंट, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए रिमूव आपने किया, ठीक है, एक अनप्लेजेंट चीज को, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आई होप कि ये आप लोगों को याद भी हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा। अब यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग में दो चीज़ें मतलब दो कंडीशनिंग होती है, एक फॉरवर्ड कंडीशनिंग और एक बैकवर्ड या साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, तीन कंडीशनिंग, ठीक है। तो फॉरवर्ड कंडीशनिंग में बेसिकली आपका क्या है, जस्ट अ सेकेंड, फॉरवर्ड कंडीशनिंग में आपका क्या है, डिलेड कंडीशनिंग एंड ट्रेस कंडीशनिंग, ठीक है। डिलेड कंडीशनिंग इज द बेस्ट कंडीशनिंग अगर आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और बैकवर्ड कंडीशनिंग इज द वर्स्ट कंडीशनिंग, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे डिलेड कंडीशनिंग क्या है, ये पावलोव ने अपने कंडीशनिंग एक्स वाले एक्सपेरिमेंट में डिलेड कंडीशनिंग ही यूज किया था। यहाँ पे क्या है, आप कंडीशनिंग स्टिमुलस दे रहे हो, ठीक है, और जब हाफ आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस है उसके बाद आप उसको अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ प्रेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे इतना वाला जो टाइम है यहाँ पे कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस दोनों मिल रहा है सब्जेक्ट को, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका सी एस और यूसीएस इसका ओवरलैपिंग हो रहा है, तो डिलेड कंडीशन में ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पे क्या है कि आपने कंडीशनड स्टिमुलस पहले देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लाइट जल गई, ठीक है, उसके 5 सेकेंड बाद उसको शॉक लगना स्टार्ट हो गया, उसके बाद लाइट और शॉक दोनों साथ में हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका डिलेड कंडीशनिंग। उसके बाद ट्रेस कंडीशनिंग में आपने पहले लाइट पूरी जला दी, ठीक है, 10 सेकेंड के लिए मान लीजिए टाइम था, ठीक है, तो पूरी लाइट आपने जला के खत्म कर दी, उसके बाद आपने शॉक दिया, ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में ही कंडीशनिंग प्रॉपर हो जाएगी उसकी, कि यहाँ पे जब उसको लाइट मिलेगी इतने पोर्शन में तो उसको पता चल जाएगा कि आने वाले इतने पोर्शन में मुझे शॉक मिलना है, और यहाँ पे जब उसको ये पता चल जाएगा कि लाइट जैसे ही खत्म होगी मुझे शॉक मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियस में कंडीशनल स्टिमुलस और यूसीएस दोनों साथ में होता है, ठीक है, ये भी इतनी इफेक्टिव नहीं मानी जाती है क्योंकि उसको कोई पहले से सिग्नल नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आपको सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे भी सिग्नल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ इकट्ठा हो रही है तो उसको पहले से सिग्नल नहीं मिलेगा। और बैकवर्ड कंडीशन का कोई खास मतलब होता नहीं है, इसमें पहले ही आप यूसीएस दे देते हो उसके बाद आप सीएस देते हो, ठीक है, तो हेयर नो कंडीशनिंग सच फॉर्म्स, ठीक है, क्योंकि कंडीशनल स्टिमुलस तो हमें पहले देना चाहिए ना, और फिर आपका यूसीएस आना चाहिए। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। फॉरवर्ड कंडीशनिंग के अंदर डिलेड और ट्रेस बाद में आते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि डिलेड में ओवरलैपिंग है या ट्रेस में ओवरलैपिंग है, डिलेड में ओवरलैपिंग है और ट्रेस में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। हालांकि नाम से ऐसा लगता है कि ट्रेस में ट्रेस हो सकता है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद साइमल्टेनियस में दोनों साथ में हो रहा है और बैकवर्ड में पहले यूसीएस उसके बाद सीएस आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये मोटे मोटे तौर से दो डिफरेंस है कि क्लासिकल इनवॉलेंट्री होती है और ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉलेंट्री होती है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग एलिसिट होती है यानी अंदर से वो अपने आप निकलती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में बाहरी फैक्टर्स जो होते हैं वो उससे रिस्पॉन्स करवाते हैं, ठीक है, तो वो एमिट होती है। उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग को टाइप एस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्टिमुलस है उसके ऊपर फोकस होता है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग को टाइप आर भी बोलते हैं क्योंकि जो रिस्पॉन्स के ऊपर फोकस होता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब लैंग्वेज एंड थॉट की बात करते हैं कि इन दोनों में से पहले कौन सा आता है। ये एक डिबेट है कि लैंग्वेज पहले जनरेट होती है हमारी, डेवलप होती है, या थॉट हमारे पहले डेवलप होते हैं। तो इसके तीन अलग अलग व्यूज़ हैं, ठीक है। इसको अगर हम एक कंटिन्यूम पे बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पे आता है हमारा थॉट और यहाँ पे हमारी लैंग्वेज, ठीक है। तो पहला जो आपका व्यू है वो ये बोलता है, जो पियाजे का व्यू है, कि कॉग्निटिव यूनिवर्सलिज्म का क्या बोलता है ये, दैट थॉट कम बिफोर लैंग्वेज, थॉट हमारी पहले जनरेट होती है उसके बाद हमारी लैंग्वेज
आती है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी थॉट है ये हमारी लैंग्वेज को बनाता है। ठीक है, कैसे, जैसे पियाजे का कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चा पहले सीखता है कुछ, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि उसको पहले एक ऑब्जेक्ट परमानेंस का फील हुआ कि कोई चीज़ उसके सामने से हट गई है, उसके बाद भी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो ये चीज़ उसने पहले प्रैक्टिकली समझी। ठीक है, उसको कोई कुछ उसको बताया नहीं गया, पहले उसके दिमाग में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट बसा। उसके बाद उसने वर्ड्स लाइक फाइंड, ठीक है, ये फाइंड वर्ड कहाँ से आया, अगर कोई चीज़ गायब ही नहीं होगी तो आप फाइंड क्या करोगे। ठीक है, उसके बाद गॉन, ठीक है, कोई चीज़ चली गई, अगर कोई चीज़ हमेशा सामने रहेगी तो वो गॉन कैसे रहेगी। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं जो बेबी है वो तब सीखता है जब उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, वो एक थॉट है। वो बच्चा पहले उसने अपने दिमाग में उसको बनाया एक थॉट को, उसके बाद उसने उसका लैंग्वेज डेवलप करी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कॉग्निटिव यूनिवर्सलिज्म सेज कि थॉट कम बिफोर लैंग्वेज। उसके बाद वाइगॉट्स्काय का व्यू आता है जो कहीं यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, वाइगॉट्स्काय का व्यू ये कहता है कि लैंग्वेज और थॉट जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट प्रोसेस में वो आगे जाके मिल जाती हैं। ठीक है, एक हो जाती हैं, तो यानी आपको पहले से सोचना नहीं पड़ेगा या पहले से लैंग्वेज कुछ प्रिपेयर नहीं करनी पड़ेगी। सो बेसिकली वाइगॉट्स्काय का याद करना सबसे ईजी है दैट लैंग्वेज एंड थॉट बोथ आर इंडिपेंडेंट, अलग अलग जनरेट होते हैं। लेकिन वाइगॉट्स्काय का ये भी मानना है कि लैंग्वेज जो है वो अडल्ट के साथ कॉन्वर्जेशन जब बच्चा करता है तब उसको याद होती है। ठीक है, मतलब तब वो चीज़ों को सीखता है, तब वो लैंग्वेज को लर्न करता है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएगा आपका सैपर-वुल्फ हाइपोथेसिस। ठीक है, जिसको लिंग्विस्टिक रिलेटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। व्हाट इट सेज कि लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, इसके अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट कि लैंग्वेज पहले आती है उसके बाद थॉट जनरेट होती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको सामने, अगर मतलब आपके दिमाग में एक लैंग्वेज है उस चीज़ का, आप तभी वो चीज़ सोच पाओगे। अगर कोई वर्ड आपके पास नहीं है तो आप उसके बारे में सोच भी नहीं पाओगे। जैसे अभी हम लोगों को अगर कोई चीज़ नहीं पता है, कोई वर्ड हमें नहीं पता है, तो हमारे दिमाग में उसकी कोई थिंकिंग भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सैपर-वुल्फ हाइपोथेसिस सेज कि लैंग्वेज कम्स बिफोर थॉट एंड लैंग्वेज शेप्स आवर थॉट्स। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग बिहेवियर है। यहाँ पे 3 हाइपोथेसिस हैं हेल्पिंग बिहेवियर की। नंबर 1 इज एम्पैथी ऑल्ट्रिज्म हाइपोथेसिस। इसका क्या कहना है, दिस इज गिवन बाय सी डैनियल बेटसन, अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स हेल्पिंग बिहेवियर एज अ रिजल्टिंग फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स अदर, कि हम दूसरे के लिए हमारी एम्पैथी और हमारा कंपैशन, ठीक है, इस वजह से हम किसी की हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर एक एम्पैथी है, ठीक है, और इस वजह से हम अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर करते हैं, which arouse an altruistic motivation directed towards the ultimate goal of improving another person's welfare। हमारे अंदर दूसरों के लिए एक फीलिंग ऑफ एम्पैथी, फीलिंग ऑफ कंपैशन जनरेट होती है जो हमें मोटिवेट करती है एक अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर को करने के लिए, जिसका मेन गोल, अल्टीमेट गोल क्या होता है, इम्प्रूविंग अनदर पर्सनस वेलफेयर, दूसरों का उत्थान करना। नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल, इसका क्या कहना है दैट हेल्पिंग बिहेवियर इज यूज बाय सम पीपल इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड पीरियड्स ऑफ बोर्डम एंड इनएक्टिविटी टू अवॉइड और एस्केप नेगेटिव मूड्स। कि कोई भी, देखो 2 तरीके हो सकते हैं कि अगर आप किसी भी मतलब एक ऐसा पर्सन को देखो जिसको हेल्प की ज़रूरत है, सम लाइक बेगर, ठीक है, तो उसको देख के आपको अच्छा नहीं फील होगा, इसलिए आप खुद को अच्छा फील करवाने के लिए उसकी हेल्प करोगे ताकि आपको अच्छा फील हो। ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस हाइपोथेसिस का। दूसरा क्या हो सकता है कि आपका मूड ऑलरेडी ख़राब है, ठीक है, आप ऑलरेडी बोर हो रहे हो या ऑलरेडी मतलब आप एक नेगेटिव मूड में हो, तो उस नेगेटिव मूड को रिलीव करने के लिए आप किसी की हेल्प करते हो ताकि आपका जो नेगेटिव मूड है वो कम हो जाए, आप अच्छा फील करने लगो। तो बेसिकली इस हाइपोथेसिस का कहना क्या है कि आप अपने नेगेटिव मूड को सही करने के लिए, रिलीफ पहुंचाने के लिए दूसरों की हेल्प करते हो। नेक्स्ट हाइपोथेसिस इज एम्पैथेटिक जॉय हैप्पीनेस। दूसरों की हेल्प करने से हमें एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, ठीक है, इस वजह से हम हेल्प करते हैं दूसरों की। द रीजन फॉर समवन हेल्पिंग अनदर इन नीड आर पॉजिटिव फीलिंग एसोसिएटेड विद द ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। अगर हम किसी पर्सन को जिसको ज़रूरत है हेल्प की, उसकी हम हेल्प करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, उस पॉजिटिव फीलिंग के लिए हम दूसरों की हेल्प करते हैं। दिस इज व्हाट एम्पैथेटिक जॉय हैप्पीनेस सेज। ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि एम्पैथी ऑल्ट्रिज्म हाइपोथेसिस है, ठीक है, वी एक्सपीरियंस एम्पैथी टुवर्ड्स अदर व्हेन वी सी देम इन नीड, ठीक है, तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, उसको याद रखने के लिए। बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या होता है, बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, इट रिफर्स टू द फिनोमेना इन विच द ग्रेटर द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट, जितने ज़्यादा लोग प्रेजेंट होंगे किसी भी एक सोशल सिचुएशन में,
द लेस लाइकली पीपल आर टू हेल्प पर्सन इन डिस्ट्रेस, उतना ही कम लोग हेल्प करेंगे उस पर्सन की जिसको ज़रूरत है। एक्सीडेंट हो गया रोड पे, जितने ज़्यादा लोग प्रेजेंट होंगे उतना कम होगा कि लोग आगे आएंगे उस पर्सन की हेल्प करने के लिए। वहीं जितना कम लोग प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 2-4 लोग होंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि दैट द पर्सन विल गेट द हेल्प, ठीक है। तो व्हेन एन इमरजेंसी सिचुएशन अकर्स, ऑब्जर्वर्स आर मोर लाइकली टू टेक एक्शन इफ देयर आर फ्यू और नो अदर विटनेस, अगर कोई और विटनेस साथ में नहीं है या कोई भी नहीं है या कम है, ठीक है। बीइंग पार्ट ऑफ अ लार्ज क्राउड मेक इट सो नो सिंगल पर्सन हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एक्शन, अगर बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं तो वहां पे किसी एक सिंगल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आप उसकी जाके हेल्प करो, ठीक है। तो इसी को ही आगे बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली जो बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट है वो क्यों होता है, इसके 2 हमारे पास रीजन है। वन है सोशल इन्फ्लुएंस, लोगों का इन्फ्लुएंस होता है हम पर, और दूसरा डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बट जाती है। तो सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर वी हैव दिस कि इसको जो स्टडी किया गया था उसके अंदर ये निकला दैट देयर इज प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस का क्या मतलब है, लीडिंग अदर्स टू अ डेफिनेशन ऑफ इवेंट एज अ नॉन इमरजेंसी, दूसरों को ये सिग्नल देना दैट द सिचुएशन इज नॉट एन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। अगर आप कहीं मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था बिब लैटन एंड के थ्रू, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे ये देखा कि जितने लोगों ने मतलब जो उनके साथ के कैंडिडेट्स थे उन्होंने स्मोक देख के कोई भी रिएक्शन नहीं किया। 2 लोग थे, ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक कॉन्फिडरेट जो उसका होता है एक्सपेरिमेंटर का। तो उसने क्या किया कि स्मोक देखा और कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, ठीक है, वो वापस से भरने लगा अपना फॉर्म। तो जो सब्जेक्ट था उसने भी ये देखा कि इस पर्सन ने कोई रिएक्ट नहीं किया है, तो मतलब कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है। तो वो भी बैठ गया, अपना फॉर्म भरने लगा। यहाँ पे ये क्या हुआ, ये है प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, कि दूसरे पर्सन के एक्शन की वजह से आपको ये सिग्नल गया दैट द सिचुएशन इज नॉट एन इमरजेंसी सिचुएशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता है कि क्या हुआ है, लेकिन हम लोगों को भागते हुए देखते हैं तो हम भी भागने लगते हैं। तो वहाँ पे ये क्या हुआ कि हमें लोगों के बिहेवियर से ये सिग्नल मिला कि देयर इज समथिंग, कि हमें भागना चाहिए, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है इसलिए सब भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। तो अगर ये चीज़ ऐसी हो कि कोई भी नहीं भाग रहा हो लेकिन कुछ आवाज़ आई हो और सब चुपचाप बैठे हो, ठीक है, तो वहाँ पे सिग्नल हमें क्या मिलेगा दूसरों के बिहेवियर के थ्रू कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, सब बैठे हैं, हम भी बैठे रहेंगे। तो दिस इज व्हाट प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस बेसिकली इज। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही मतलब है दैट पीपल आर लेस लाइकली टू टेक एक्शन व्हेन द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जब बहुत बड़े लोग ज़्यादा लोग प्रेजेंट होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है, अलग अलग बट जाती है, और जितने कम लोग प्रेजेंट होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं मतलब कम बटेगी। सो दिस इज व्हाट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज हो जाना, इट इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। पाथ टू हेल्पिंग इन इमरजेंसी, अगर एक हेल्पिंग बिहेवियर मतलब हेल्पिंग इमरजेंसी सिचुएशन है तो देयर आर 5 डिसीजन पॉइंट्स विच द ऑब्जर्वर और द हेल्पर टेक्स। व्हाट आर दिस? वन इज नोटिसिंग, नोटिस क्या करना कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, रियलाइजिंग दैट देयर इज अ सफिशिएंट दैट माइट बी एन देयर इज अ सिचुएशन दैट माइट बी एन इमरजेंसी, एक सिचुएशन है जो इमरजेंसी के लिए हो सकती है। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग एन इमरजेंसी, मतलब इंटरप्रेटिंग द क्यूज एज अ सिग्नलिंग एन इमरजेंसी, कि जो भी मतलब सिचुएशन है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, वहाँ से क्यूज लेना। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्ट करने की। प्लानिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, ये डिसाइड करना कि आप कैसे हेल्प करोगे, ठीक है, क्या स्किल्स नीडेड है, उसके बाद एक्शन लेना, ठीक है। तो ये वो 5 डिसीजन पॉइंट्स होते हैं व्हेन समवन हु इज गोइंग टू हेल्प, तो वो ये डिसीजन पॉइंट्स पे देखता है, ओके। नाउ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लीडरशिप पावर। क्या मतलब है इसका कि अलग अलग तरह की लीडरशिप पावर्स होती हैं। तो देयर इज एक्सपर्ट पावर, इसका क्या मतलब है, स्किल्स और नॉलेज। अगर किसी पर्सन के पास स्किल है, नॉलेज है, तो उसके पास एक्सपर्ट पावर है, लाइक अवर टीचर्स, प्रोफेसर्स, ठीक है। रिफरेंट पावर का मतलब है एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है तभी लोग वो भी एक अच्छा लीडर बन सकता है, उसकी लोग बात मानेंगे, ठीक है। तो दिस इज रिफरेंट पावर। रिवॉर्ड पावर का मतलब है द पावर टू गिव बेनिफिट्स, वो पर्सन जो बेनिफिट या रिवॉर्ड दे सकता है, ठीक है, तो उसकी भी लोग मानेंगे, वो भी एक अच्छा लीडर बन सकता है। लेजिटिमेट पावर का द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जो पर्सन के पास अथॉरिटी है कि वो फाइनल अल्टीमेट डिसीजन लेगा, वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, वो लीडर के पास पावर हो सकती है। कोएर्सिव पावर द पावर ऑफ पनिशमेंट, वो पर्सन जिसके पास पनिशमेंट देने की पावर है, ठीक है, तो वो भी एक लीडर बन सकता है, उसके पास भी एक कोएर्सिव पावर हो सकती है, ओके।
सो इतने ही टॉपिक थे आज के लिए। आज अगर मुझे कुछ और टॉपिक समझ में आया, आई विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।